हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल इंक्लाइंड प्लस। आज इस वीडियो में हम फ्लूइड मैकेनिक्स को कंटिन्यू करते हुए एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, नया चैप्टर पढ़ेंगे जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस। हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और हम देखेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स। ओके, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस जो होते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स को जो हम पढ़ रहे होते हैं, स्टडी ऑफ फोर्सेस ऑन द रेस्ट कंडीशन। जब फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में होता है तब उस पर जो भी फोर्सेस लग रहे होते हैं उसको बोलते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। तो वही हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस हम देखेंगे, यहाँ पर उसके एनालिसिस करेंगे। तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस यहाँ पर देख रहे हैं सबमर्ज बॉडी पर, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन द सबमर्ज्ड सरफेस एरिया या सबमर्ज्ड सरफेस। तो आप ये देख रहे हैं ना कि ये कोई वाटर लेवल है, ठीक है, और यहाँ से ये कोई इतना इंक्लाइंड है, ये कोई पोर्शन। तो इंक्लाइंड पे एक ये जो हमने रेक्टेंगल शेप का एक ब्लॉक वाटर में समर्ज कर दिया है, ठीक है। अब हमें इस पर फोर्सेस की एनालिसिस करनी है, हमें हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस देखना है और साथ ही साथ यहाँ पर हमें देखना है कि वो पॉइंट जहाँ पर प्रेशर एक्ट कर रहा है, तो मतलब हमें सेंटर ऑफ प्रेशर भी कैलकुलेट करना है। ओके, तो आप यहाँ पर ये जो एच बार देख सकते हैं, दिस इज द सेंटर ऑफ प्रेशर, और एक्स बार देख सकते हैं, इट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, तो आप ये डायग्राम यहाँ पर देख सकते हैं अच्छी तरह से। आप इसको अपने माइंड में बैठा लीजिएगा कि जब कोई भी बॉडी वाटर के अंदर जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या सिचुएशन बनता है। तो वो थोड़ी इंक्लाइंड हो जाती है, ठीक है, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड हो गई है। अब हम इसमें एनालिसिस करने वाले हैं। तो यहाँ पर तीन तरह की केसेस बनती हैं कि जो फ्लूइड पर ये जो बॉडी इंक्लाइंड है, ठीक है, या फिर इंक्लाइंड हो सकती है, या फिर हो सकता है कि फ्लूइड कुछ इस तरह से जा रहा है, ठीक है, और ये बॉडी हॉरिजॉन्टल इस तरह से पड़ी हुई है, ठीक है। और या फिर ये हो सकता है कि ये वर्टिकल है बॉडी, फ्लूइड का लेवल कुछ ही है और ये वर्टिकल हो गया है कुछ इस तरह से। जब वर्टिकल होगा तो वहाँ पे थीटा हो सकता है कि भाई 90 डिग्री हो गया हो, और जब हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो वहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी, भाई हॉरिजॉन्टल में थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में, ओके, ये वाला आप डायग्राम देख रहे हैं, तो इस सिचुएशन में जो सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू होती है, जिसे हम बोलते हैं एच स्टार, यहाँ पर इन्होंने एच बार बोला है। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला था एक्स बार प्लस आई जी जी साइन स्क्वायर थीटा, आई जी जी हमने बोल दिया, ठीक है, और बोलना साइन स्क्वायर थीटा अपान ए एक्स बार, ठीक है, ये फार्मूला है। अब आप देखिए, हमने ये सिचुएशन बोल दी, आई जी जी साइन स्क्वायर थीटा अपान ए एक्स बार, ठीक है। आप ये इंक्लाइंड वाला कुछ फार्मूला यहाँ पर आकर के देख सकते हैं। आप देखिए, ये इंक्लाइंड पोजीशन है और ये फार्मूला यहाँ पर दिया गया है। और इस फार्मूले में जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन की बात करेंगे, तब हमें यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 कर देना है। जब 0 कर देंगे तो मतलब ये पूरा का पूरा टर्म साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और अपना एच इक्वल टू क्या बचेगा, एक्स बार। आई होप आप समझ पाए होंगे। और जब हम बात करेंगे वर्टिकल पोजीशन की, तब हमें क्या करना होगा, तो ये जो थीटा दे रखा है ना, थीटा की वैल्यू हमें 90 कर देनी होगी। हम जानते हैं कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो साइन स्क्वायर थीटा तो मतलब साइन स्क्वायर 90 1 का स्क्वायर, तो क्या क्या बचेगा भाई, हमारे पास बचेगा एक्स बार प्लस आई जी अपान ए एक्स बार। आई होप आप समझ पाए होंगे। अब आप थोड़ा ये देखिए कि अगर ये जो आई जी क्या होता है भाई, आई जी है अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है COG होता है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर लेना है। अगर रेक्टेंगुलर प्लेट है तब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया वहाँ पर लेना होगा BDQ/12। अगर अपनी सर्कुलर प्लेट है तो वहाँ पर हमें लेना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया πD⁴/64। और आप यहाँ पर ये जो हमने ये इस्तेमाल किया है, ये यूज किया, तो ए का मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ सरफेस टचिंग द फ्लूइड। कितना एरिया सरफेस का जो है वो टच कर रहा है फ्लूइड में। अब देखिए, आई जी का मतलब तो हम देख ही सकते हैं, इसे बोलते हैं मोमेंट ऑफ एरिया, इसे बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या कह सकते हैं कि एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस पैरेलल टू फ्री एक्सिस। ओके, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले सकते हैं एंड पैरेलल टू द फ्री सरफेस ऑफ फ्लूइड।
ये बोल सकते हैं। और आप एक्स बार देख सकते हैं भाई, एक्स बार क्या है, एक्स बार इज द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी फ्रॉम द फ्री सरफेस। तो आप ये एक्स बार देख सकते हैं, ये फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस से इस बॉडी जो हमारी थी रेक्टेंगुलर प्लेट थी, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, तो फ्री सरफेस से उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की वर्टिकल डिस्टेंस को बोलेंगे एक्स बार। ओके, अब आप W देख सकते हैं, जो स्मॉल w, दिस इज द स्पेसिफिक वेट, जिसको हम ओमेगा बोलते हैं, ओमेगा इक्वल टू द रो जी होता है। ओके, थीटा, थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल एट विच सरफेस इज इंक्लाइंड विद द हॉरिजॉन्टल। आप ये देख सकते हैं, ये जो सरफेस ऑफ प्लेट है ये हॉरिजॉन्टल से कितना इंक्लाइंड है, दिस इज द थीटा। ओके, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर हमने यहाँ पर कितनी चीज़ें देखी है ना, हमने यहाँ पर देख चुके हैं कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन होगी प्लेट की, या वर्टिकल पोजीशन होगी, या फिर इंक्लाइंड पोजीशन होगी। नेक्स्ट आप देखेंगे हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन द कर्व्ड सरफेस। तब उस सिचुएशन में रिजल्टेंट फोर्सेस की वैल्यू क्या होगी, जब कर्व सरफेस होगी मान लीजिए कुछ इस तरह से कर्व सरफेस आ जाती है, ठीक है, ये ऊपर वाटर सरफेस है, ठीक है, अब कर्व सरफेस आ गई, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें एफ को कैलकुलेट करने के लिए पहले तो इसमें लगने वाला हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ एच कैलकुलेट करना है, फिर हमको यहाँ पर वर्टिकल फोर्स एफ बी कैलकुलेट करना होगा, और फिर इनका जो भी रिजल्टेंट आएगा हमें वो ले लेना होगा। तो रिजल्टेंट का फार्मूला हो जाएगा एफ एच का स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर अंडर रूट में। ओके, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू एफ वाई अपान द एफ एक्स, एफ वाई अपान एफ एक्स हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, तो उसमें केवल इतना ही आपको थ्योरी में याद करना है, इतना लर्न करना है, और आपको थोड़े से पॉइंट्स जो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ आपको वो चीज़ याद करनी है। ठीक है, मान लिया ये कोई प्लेट है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, तो आपको ये चीज़ देखनी है ना कि यहाँ पर आपको एक्स बार कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगर हम एक्स बार कैलकुलेट कर लेते हैं ना, तो एच बार का फार्मूला हम लगा करके एच बार की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है भाई, एक्स बार प्लस आई जी जी साइन स्क्वायर थीटा अपान ए एक्स बार होता है ना। तो हम यहाँ से एक्स बार कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए आपको क्वेश्चन में इस चीज़ की वैल्यू दे रखी होगी, आपको ये डिस्टेंस की वैल्यू दे रखी होगी। जब आप ये डिस्टेंस यहाँ से लेंगे तो आप यहाँ से कुछ इस तरह से एक लाइन ड्रा करेंगे, और आप यहाँ पर ये फार्मूला लगा करके आपको ये थीटा मिल जाएगा। अगर ये रेक्टेंगुलर प्लेट है तो ये जो वैल्यू मिलेगी आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की, तो ये वैल्यू मिलेगी आपको d/2। अगर ये हो जाएगी सर्कुलर प्लेट, ओके, अगर आपकी हो जाएगी सर्कुलर प्लेट तो ये हो जाएगी r, ठीक है, और आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो इसको मैं बोल देता हूँ x, ठीक है, तो इसको मैं x बोल देता हूँ। तो आप यहाँ से फार्मूला क्या लगाएंगे भाई, यहाँ से आपको साइन थीटा इक्वल टू मिल सकता है ना, कि साइन थीटा इक्वल टू द l अपान k, और हमें यहाँ से l निकालना है। तो इसमें कैसे जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो हाइपोटेनस अपना होता है, ठीक है, तो ये जो वैल्यू हमें मिल जाएगी अगर सर्कुलर प्लेट है तो वो मिल जाएगी r साइन थीटा, और अगर हमारी रेक्टेंगुलर प्लेट है तो ये मिल जाएगी d/2 साइन थीटा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। जब सर्कुलर प्लेट है तब हमें एक्स बार की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, आपको ये जो डिस्टेंस मानते हैं, मान लिया हमने कि ये वैल्यू बाई दे रखी है क्वेश्चन में, तो आपको बाई प्लस आर साइन थीटा लगाना होगा। किसके लिए, सर्कुलर प्लेट के लिए। जब ये हो जाएगी रेक्टेंगुलर प्लेट तो यहाँ पर आपको आर की जगह पर d/2 कर देना होगा, जो भी है डेप्थ का आधा कर देना होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक्स बार की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए हम देखते हैं 2-3 क्वेश्चन जो यहाँ पर दे रखे हैं। अब हमने जो भी अभी तक पढ़ा है कि उसको अप्लाई करके हम आगे क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे या नहीं, तो लेकिन हम आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले एक फार्मूला फिर से रिवाइज कर लेते हैं, जो है एक्स बार एच स्टार इक्वल टू एक्स बार प्लस आई जी साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिखूँगा बल्कि साइन स्क्वायर थीटा होता है अपान ए एक्स बार, इतना करना होगा। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यहाँ पर फोर्सेस की अगर बात करें
अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन की बात करेंगे, वर्टिकल पोजीशन की बात करेंगे, इंक्लाइंड पोजीशन की बात करेंगे, तो तीनों पोजीशंस में आपको फार्मूला यही लगाना है, ओमेगा ए इंटू एक्स बार। एक्स बार अभी हमने कैलकुलेट करना बताया है। ए इज़ द एरिया ऑफ द प्लेट, सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, ट्रायंगुलर है वो। ओमेगा की वैल्यू होती है रो इंटू जी, रो इज़ द डेंसिटी और जी इज़ द स्पेस वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 जो वैल्यू होती है। ओके, तो अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वर्टिकल ट्रायंगुलर प्लेन एरिया सबमर्ज्ड इन द वाटर विद वन साइड इन द फ्री सरफेस वर्टेक्स डाउनवर्ड एंड लैटिट्यूड एच हैज़ द प्रेशर सेंटर बिलो द फ्री सरफेस वाई। तो फ्री सरफेस से कितनी डिस्टेंस पे इसका सेंटर ऑफ प्रेशर होगा, तो आप पहले इस डायग्राम को देखिए किस तरह से बनेगा। देखिए ये फ्री सरफेस है, इसका एक साइड तो फ्री सरफेस है और दूसरा वर्टेक्स इसका डाउनवर्ड है, और लैटिट्यूड इसका एच है, लैटिट्यूड इसका एच है। और इस सिचुएशन में आपको यहाँ पर सेंटर ऑफ प्रेशर कैलकुलेट करना है। कहीं पर होगा तो हम इसको बोल देते हैं COP, आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये आपका ट्रायंगल बन गया है। अब आपको क्या करना है मेरे दोस्त, अब आपको इस ट्रायंगल के लिए क्या फार्मूला लगाना है, हमें बस इंक्लाइंड सरफेस का फार्मूला याद रखना है। क्या है, एक्स बार प्लस IG साइन स्क्वायर थीटा, IG साइन स्क्वायर थीटा अपन AX बार, ये लिखना है। अब आप देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या, ये क्या बोल रहा है, वर्टिकल ट्रायंगुलर, तो वर्टिकल डायरेक्टली वर्टिकल डाउनवर्ड आ रहा है ना, तो वर्टिकल में थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 90 होगी। तो फार्मूला आपका क्या लगेगा, x प्लस IG अपन AX बार। ओके, अब आपको देखना है कि x की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, आप ये डायग्राम देख सकते हैं, आप ये डायग्राम देख सकते हैं, सेम वही डायग्राम है जो अभी बताया है। अब देखिए आप यहाँ पर x बार की वैल्यू क्या होगी, भाई ट्रायंगुलर सेक्शन होता है, वहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होता है, h/3 पे होता है ना, तो h/3 हमने ले लिया है। ठीक है, हमें यहाँ से इसके बेस से लेना होगा h/3 पे। ठीक है, अब IG की अगर बात करें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर कहीं होगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन द ट्रायंगुलर सेक्शन क्या होता है, BHQ/36 होता है। ठीक है, BHQ/36 होता है, वो लिख देना है। अपन एरिया की बात करेंगे तो एरिया भाई ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बी इंटू बेस इंटू हाइट, वो लिख देना है। अब क्या, अब फिर एक्स बार की बात आई, तो एक्स बार हम जानते हैं भाई h/3 लेना है ट्रायंगल के लिए। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट कर दी हैं, और सारी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद जब हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू जो भी मिलेगी वो मिलेगी h/2। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपका आंसर करेक्ट है वो है h/2, आंसर डी इज करेक्ट है यार। तो इस तरह से आपको कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस को माइंड में बैठा लेना है कि अगर वर्टेक्स डाउनवर्ड है, कुछ इस टाइप का ट्रायंगल है जो कि सबमर्ज्ड है वाटर में, तो उसमें सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होगा, h/2 पर होगा, कुछ इस टाइप का डायग्राम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ द लिक्विड ऑन अ प्लेन surface emerged vertically in a static body of the liquid always lies below the centroid of the surface area because। ठीक है, ये बोल रहा है कि अगर हम सेंटर ऑफ प्रेशर की बात करते हैं, लिक्विड में कोई प्लेन सरफेस होती है वर्टिकली इमर्ज्ड इन द स्टैटिक बॉडी ऑफ द लिक्विड की स्टैटिक बॉडी के अंदर अगर आपका कोई भी प्लेन है वो इमर्ज्ड है, तो वहाँ पर सेंटर ऑफ प्रेशर ऑलवेज लाइज बिलो द सेंट्रोइड ऑफ द सरफेस एरिया, या सेंट्रोइड जिसे बोलते हैं, फिर COG कहते हैं, उसके नीचे हमेशा COP होता है। तो इसका रीजन क्या है, ठीक है, तो इसका रीजन क्या है, तो आपने यहाँ पर देखा होगा ना कि हमने ये जो यहाँ पर एक पहले डायग्राम बनाया है, ये जो डायग्राम बनाया यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट्रोइड इसका कुछ यहाँ पर है, सेंटर ऑफ प्रेशर यहाँ पर है, उसके थोड़ा नीचे लाई कर रहा है। तो ये क्यों लाई कर रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ओके, उसके नीचे लाई कर रहा है तो इसके पीछे क्या रीजन है, तो आप यहाँ पर जैसे इन द लिक्विड प्रेशर एक्टिंग इन द सेम, इन द लिक्विड प्रेशर एक्टिंग is same in all directions, there is no shear stress in the liquid at rest, and the liquid pressure is constant over the depth, the liquid pressure increases linearly with the depth। या फिर ये सिचुएशन हो सकती है, तो क्या होगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ प्रेशर ऑलवेज लाइज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द प्लेन सरफेस। क्यों,
क्योंकि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज ट्रेंगुलर एंड वेट डिस्ट्रीब्यूशन इज लीनियर। ठीक है, ट्रेंगुलर जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ट्रेंगुलर होता है और वेट डिस्ट्रीब्यूशन वो लीनियर होता है। तो आप यहाँ पर ये कुछ देख सकते हैं दोस्त, ये जो हम प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं ना, कि कोई भी ये हम कोई बॉडी ले लेंगे, इधर पानी भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, तो उसमें प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह देखते हैं ना कि इसका कुछ ये ट्रेंगुलर शेप में जाता है। इसका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंगुलर शेप में जाता है। तो यहाँ पर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल जाता है और सेंटर ऑफ प्रेशर की अगर बात करेंगे तो 2H/3 आपको यहाँ से मिलेगा, क्योंकि हम इस बॉडी का जो है कि ले लेंगे कि अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो हम इसका निकाल सकते हैं सेंट्रोइड। अगर कोई भी बॉडी सबमर्ज्ड है या इमर्ज्ड है वाटर में, हम उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अब हमें प्रेशर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करना है, तो हम जानते हैं कि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, हम प्रेशर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब तक हमें उसका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मालूम होगा तब तक हम उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हमें उसका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बना लेना है। देखिए हमने इसका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया है। तो ये क्या मिला है, वहाँ तो अपना भाई ये रेक्टेंगल था तो हमने बड़ी आसानी से कह दिया। अब ये हमें मिला है ट्रेंगुलर। तो ट्रेंगुलर का है, अगर हम इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर से टॉप में वर्टेक्स है ना, तो ऊपर से कितना लेते थे भाई, 2H/3 आता था ना। फ्री सरफेस ऊपर है तो ऊपर से हम सेंटर ऑफ प्रेशर, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा ना इस ट्रेंगल का, तो यहीं पे सेंटर ऑफ प्रेशर काम कर रहा होगा। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ प्रेशर है तो इसकी वैल्यू है 2H/3। अगर हम वहाँ से ना देख करके हम इसके बॉटम से बात करते तो हमें H/3 मिल जाता बहुत आसानी से। तो हमें ये वैल्यू H/3 मिलती, लेकिन हम यहाँ पर बॉटम से, ऊपर से टॉप से बात करेंगे। ठीक है, टॉप से हमने इस वाली प्लेट की बात करी थी तब तो H/2 मिल गया था बहुत आसानी से। लेकिन हमें इसका जब प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन देखा तो ये ट्रेंगुलर मिला है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब हम कैलकुलेट करेंगे वो मिलेगा कुछ ये। तो ऑब्वियस सी बात है कि इससे इसकी वैल्यू कुछ ज़्यादा होगी। तो यही रीज़न है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे सेंटर ऑफ प्रेशर एक्ट करता है, क्योंकि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंगुलर होता है और ये वेट डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं, वेट डिस्ट्रीब्यूशन ये लीनियर होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कुछ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आप देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट वुड द वर्टिकल फोर्सेस ऑन द सिलेंडर ड्यू टू द वाटर विल बी मैक्सिमम। कौन से अरेंजमेंट में, कौन से अरेंजमेंट वर्टिकल फोर्स जो सिलेंडर में है ड्यू टू द वाटर विल बी मैक्सिमम, किस में वर्टिकल फोर्स ज़्यादा होगा। ठीक है, इसमें किस में ज़्यादा होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक इसका वाटर लेवल ये है, इस साइड में वाटर लेवल ये है, इस साइड में वाटर लेवल ये है। इसमें देख सकते हैं कि इस साइड में तो कोई वाटर लेवल है नहीं, इसी साइड में वाटर लेवल है। इसमें देख सकते हैं इस साइड में वाटर लेवल है, उसमें देख सकते हैं पूरा का पूरा वाटर में डूबा हुआ है। तो किस सिचुएशन में जो है कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की कंडीशन मैक्सिमम होगी, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम होगा। ABCD आपको ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये क्या बोल रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द कर्व्ड सरफेस इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड कंटेंट इन द कर्व्ड सरफेस अप टू द फ्री सरफेस ρgb। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द कर्व्ड सरफेस कैलकुलेट करने के लिए हमें वेट ऑफ लिक्विड कंटेंट इन द कर्व्ड सरफेस अप टू द फ्री सरफेस के लिए हमें लेना है, वो हो जाएगा ρg इंटू द v वॉल्यूम। ठीक है, तो हमको पूरा वेट कैलकुलेट करना है। तो वेट ऑफ लिक्विड कंटेंट इन द कर्व्ड सरफेस, ठीक है, अप टू फ्री सरफेस इज मैक्सिमम, अप टू फ्री सरफेस इज मैक्सिमम, हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट। तो यहाँ से आप क्या देखेंगे कि हमें अगर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना है तो ये किसके बराबर होता है, वेट ऑफ लिक्विड इन द कर्व्ड सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस में वेट का लिक्विड का वेट जो है ना, ये इस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा है। तो हमें यही ऑप्शन क्लिक करना होगा। वैसे तो आपने इतना कुछ पढ़ा है, अभी ऊपर से आपको समझाते चले आ रहे हैं कि फ्री सरफेस ऊपर होती है, पूरा का पूरा जो है बॉडी नीचे होता है, जो प्लेट होती है नीचे होती है। तो आपको यही क्लिक करना है ना। तो आप इस साइड में देखेंगे, इसमें एक ही साइड है, दूसरी साइड है ही नहीं। इस साइड में है तो एक साइड भी नहीं है, तो आपके ऊपर के तीनों रॉन्ग हो जाएंगे ऑप्शन। आपका ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा यहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स F
देखिए द फोर्स एफ रिक्वायर्ड एट द इक्विलिब्रियम ऑन द सेमी सिलेंड्रिकल गेट। आपको यहाँ पर ये जो मिल रहा है भाई सेमी सिलेंड्रिकल गेट है। आप ये कुछ इस डायग्राम को थोड़ा इस तरह जूम करके देखिएगा, कुछ इतना। ओके, आप क्या देख पा रहे हैं, ये कोई कंटेनर है, ठीक है। इसमें ये सेमी सिलेंड्रिकल गेट लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये हिंज दे रखा है और यहाँ से ये वाटर भरा हुआ है और इसने बता दिया कि गेट की जो वाटर की डेप्थ जो है यहाँ तक, ठीक है, ये 2 मीटर है कि हम जब गेट लगा देते हैं तो ये 2 मीटर वाटर की डेप्थ हो जाती है। तो या तो ये कह सकते हैं या फिर हम ये कह सकते हैं कि इस गेट का डायामीटर 2 मीटर है तो इसकी रेडियस 1 मीटर हो जाएगी। ओके, आई होप समझ में आ पा रहा होगा। तो चलिए, तो आपको एक बात ये देखने में लग रही होगी ना कि अभी तक हमने जो भी बात करी थी उन्हें प्लेन सरफेस की बात करी थी। प्लेन सरफेस हॉरिजॉन्टल हुआ करती थी, वर्टिकल हुआ करती थी, इंक्लाइंड हुआ करती थी, लेकिन ये जो है ये कर्व्ड सरफेस है। तो हमें इसमें एफ कैलकुलेट करना है, लेकिन हम एफ कैलकुलेट कर लेंगे, अच्छी बात है। लेकिन उससे पहले हमें क्या देखना होगा यहाँ पर कि ये जो कर्व्ड सरफेस मिल रही है हमें, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ एच और वर्टिकल फोर्स एफ वी ये कैलकुलेट करने होंगे। अगर हम एफ एच और एफ वी कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम आसानी से एफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, ओके, तो फिर चलिए हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका प्रोसेस देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करें। तो देखिए, हमारा पूरा का पूरा टारगेट रहेगा एफ एच हॉरिजॉन्टल फोर्स कैलकुलेट करने का। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स आप यहाँ से इसमें कैलकुलेट करिए। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कैलकुलेट करने का फार्मूला होगा रो जी एच बार इंटू ए एच। तो हमें क्या लेना है, रो जी लेना है और एच बार, ठीक है, एच बार लेना है और ए एच लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं दोस्त कि अगर हम इसके हॉरिजॉन्टल से इसको देखने की कोशिश करेंगे तो हमें ये कर्व्ड सरफेस नहीं दिखेगा। चाहे आप इधर से देख लीजिए, कर्व्ड सरफेस नहीं दिखेगा, तब आपको ये क्या लगेगा, आपको ये पूरा का पूरा इस तरह से रेक्टेंगल लगेगा, ठीक है। आपको ये रेक्टेंगल लगेगा और ऐसा रेक्टेंगल जिसकी विड्थ यूनिटी है, जिसकी विड्थ 1 है, तो आपको कुछ इस टाइप का ये रेक्टेंगल नज़र आएगा और आप इस पर ये फोर्स की एनालिसिस कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया क्या हो जाएगा, बी इंटू एच। बी की वैल्यू 1 हो जाएगी, एच की वैल्यू कितनी, एच की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। आपको एरिया मिल गया। और अगर आप यहाँ से इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करेंगे, जो एच होता है, COG की बात करेंगे, तो COG आपका एच बार वो हो जाएगा h/2 मतलब 2 का आधा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पर किया है। रो ऑफ द डेंसिटी ऑफ वाटर की वैल्यू हो जाएगी 1000, जी की वैल्यू 9.81, h/2, एच की वैल्यू हो जाएगी 2/2 हो जाएगी 1 और एच की वैल्यू यहाँ से 2 × 1, तो 9.81 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी, 19.62। 19.62, तो यहाँ पे 9.62 लिखा है, दिस इज़ अ समथिंग रॉन्ग। तो यहाँ से आपको 19.62 करना है, ठीक है, 9 दूनी 18 होता है ना, तो 19.62 किलो न्यूटन पर मीटर विड्थ आपको ये करना है। और आप यहाँ से वर्टिकल कंपोनेंट देख सकते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट इज इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर इन द कर्व्ड सरफेस। तो आप ये देखिए भाई, कर्व्ड सरफेस में कितना वेट ऑफ वाटर है, ओके, कितना वेट ऑफ वाटर है इस कर्व्ड सरफेस में। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है ना, उसमें हमें रो जी इंटू वॉल्यूम करना होता है। तो वही हमें यहाँ पर करना है, इसका वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना होगा। देखिए इसका एरिया कितना है, इसका एरिया π/4d², ठीक है। यह हम कह सकते हैं πr² का आधा, और इनटू हम इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे इसकी विड्थ से। तो विड्थ क्या हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी इसकी 1, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं FV, तो रो जी ये आ गया इंटू वॉल्यूम, तो πr²/2। तो पाई की वैल्यू आप जानते हैं, तो r² की वैल्यू कितनी भाई, r डायमीटर्स का 2 था, तो रेडियस हो जाएगी इसकी 1 और 1 का स्क्वायर हम करेंगे, 2 करेंगे
इंटू हम यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हम यहाँ से देख सकते हैं भाई क्या वैल्यू आएगी। 3.14 में अगर 3.14 में अगर 9.81 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या वैल्यू आएगी। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 15.41 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब किलो न्यूटन पर मीटर विड्थ। ओके, 15.41 किलो न्यूटन पर मीटर विड्थ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी हमारा जो बना हुआ था इस तरह से जो गेट था, ठीक है, ये हमारा गेट था कुछ, आप ये गेट देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्स जो कैलकुलेट किया वो ये लग रहा है, वर्टिकल फोर्स इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जा रहा है, और आप देख सकते हैं ये एफ की वैल्यू है जो हमें कैलकुलेट करनी है। ये हॉरिजॉन्टल फोर्स था और ये अपना वर्टिकल फोर्स था। तब आपको इस कर्व्ड सरफेस में दो चीज़ों को याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स कहाँ पर काम करता है। हॉरिजॉन्टल फोर्स कुछ इस तरह से काम करेगा, जो काम करेगा कहाँ पर, फ्री सरफेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर, ठीक है, या सेंटर ऑफ प्रेशर पर, फ्री सरफेस से एट द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। तो सेंटर ऑफ प्रेशर के डिस्टेंस पे ये चीज़ काम कर रही है Fx, और ये वर्टिकल जो जा रहा है फोर्स, तो ये कहाँ से जाएगा, ये भाई जाएगा ना कि इसके सेंटर ऑफ, इसके सेंट्रोइड से, ये जो सेमी सिलेंड्रिकल आपको शेप मिल रही है, इसका सेंट्रोइड जहाँ पर होगा उस सेंट्रोइड से ये चीज़ क्रॉस करेगी, और ये ओ वाले पॉइंट पे हिंज लगी हुई है, ठीक है। तो पहले तो हमको यहाँ पर एच बार, ये जो है एच स्टार कैलकुलेट कर लेना है, एच स्टार कैलकुलेट कर लेना है, फिर हमें यहाँ पर एच बार कैलकुलेट कर लेना है, फिर हमको यहाँ पर एक्स बार कैलकुलेट कर लेना है, जितनी डिस्टेंस पर ये जो एफ बी काम कर रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एच स्टार जो हम कैलकुलेट करेंगे, तो इस सिचुएशन में ये जो लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ द एच, तो यहाँ से आपको एच स्टार कैलकुलेट करने के लिए करना होगा 2/3 इंटू द एच। एच की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 दूनी 4/3 आ जाएगा। और लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ द वर्टिकल फोर्सेस, तो जहाँ पर वर्टिकल फोर्स काम कर रहा है तो हमें वो लोकेशन देखनी है, तो वो हो जाएगी एक्स बार इक्वल टू द 4r/3 पाई। तो 4r/3 पाई, तो 4 ये हो जाएगा, आर की वैल्यू 1/3 पाई ये हो जाएगा, तो ये वैल्यू भी हमें मिल गई है 0.424 मीटर। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से एच बार देखना है, ठीक है। तो एच बार क्या है भाई, एच बार आप यहाँ पर देख सकते हैं ना कि ऊपर से इसका आधा, ऊपर से इसका आधा, इस चीज़ का आधा, तो 2/2 वो हो जाएगा 1 मीटर। ओके, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, मोमेंट अबाउट हिंज आपको ले लेना है। देखिए ये हिंज है, इसके अबाउट आपको मोमेंट ले लेना है। ये देखिए ये इस साइड जा रहा है और ये फोर्स इस साइड जा रहा है, और इस साइड में ये वर्टिकल फोर्स भी जा रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको एफ एच, क्या करना है, आपको करना एफ एच इंटू आपको वो डिस्टेंस लेनी है, डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज। आपको ये लेनी है डिस्टेंस जो हिंज से कितनी दूरी पर, डिस्टेंस फ्रॉम हिंज आप लेंगे, तो यहाँ से आपको मिलेगा एच स्टार माइनस एच बार, ठीक है। तो एच बार ये है ना, तो एच स्टार में से इतना हम घटा देंगे तो यही तो डिस्टेंस बचेगी। तो एच स्टार माइनस हम एच बार यहाँ पर लेंगे, तो अपने इस साइड की बात हो गई है, एफ एच इंटू एच स्टार माइनस एच बार कर दिया है, ठीक है। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। और उसके बाद हमें एफ बी इंटू एक्स बार ले लेना है, प्लस एफ इंटू 1 ले लेना है, ठीक है। तो हम सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे एक एक करके। देखिए वहाँ पे 9.62 था, यहाँ पर 19.62 है, क्योंकि वहाँ पर उसने थोड़ा गड़बड़ कर दिया था। यहाँ पर आपको वैल्यू 19.62 ही लेना है। और आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि ये वैल्यू हमने पुट करी है, और ये सारी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमें एफ की वैल्यू मिली है वो 0। तो 0 किलो न्यूटन आपको इस तरह से ही एनालिसिस करना है सारे क्वेश्चंस की। तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन बी मिलेगा, ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर। और इस टाइप के क्वेश्चंस को पूछने का बहुत ही चांसेस रहता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को पूछे पेपर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, द क्रॉस सेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग द सेम सेक्शन नॉर्मल टू द पेपर सबमर्ज्ड इनटू द फ्लूइड। देखिए यहाँ से इसने नॉर्मल टू द पेपर की बात कर दी, तो इसका मतलब क्या, थीटा इक्वल टू 90, थीटा इक्वल टू 90। अब आप देखिए सबमर्ज्ड इनटू फ्लूइड कंसिस्ट अ स्क्वायर ऑफ साइड द 2 मीटर। एक ऐसा स्क्वायर बना है जिसके साइड 2 मीटर एंड अ ट्रायंगल सच एज शोन इन द फिगर। ऑब्जेक्ट इज हिंज्ड एट अ पॉइंट पी
ये पॉइंट P यहाँ पर है, वहाँ पर ये हिंज्ड है। आप ये देख सकते हैं इस वाले पॉइंट पे ये ऑब्जेक्ट हिंज्ड है। दैट 1 मीटर बिलो द फ्लूइड फ्री सरफेस if the object is to be kept in the position as shown in the figure, value of x will be। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए x की वैल्यू कैलकुलेट कैसे होगी। ओके, तो फिर यहाँ से आपको ये चीज़ देखनी है कि ये चीज़ वाटर में है, ये पूरा वाटर में है, तो कोई ना कोई यहाँ पर फोर्स काम कर रहा होगा। तो इस ये वाला पॉइंट 1 है और ये 2 है, तो एक फोर्स यहाँ पर काम कर रहा होगा और एक फोर्स यहाँ पर काम कर रहा होगा। तो वही हमें कैलकुलेट कर लेना है। तो देखिए वर्टिकल फोर्सेस ऑन द सरफेस बाउंडेड बाय द स्क्वायर एंड द ट्रिंगल वुड बी रेस्पेक्टिवली। तो देखिए F1 इक्वल टू हो जाएगा कितना, F1 इक्वल टू हो जाएगा 4s-1 इंटू द गामा W फॉर द स्क्वायर एज एंड एक्टिंग एट द 1 मीटर फ्रॉम द P। F2 x s-1 gamma W for the inclined edge of the triangle and acting at the xy3 from the P। taking the moment of both। तो हमने दोनों का मोमेंट यहाँ से ले लिया है, ठीक है। दोनों का मोमेंट यहाँ से इसके अबाउट ले लेंगे। ये देखिए हिंज है, तो एक फोर्स अपना ये आएगा और अपना एक फोर्स ये आएगा, ठीक है। तो दोनों फोर्स का मोमेंट हमें हिंज के अबाउट ले लेना है। तो F1 और ये F2, ठीक है। तो आपको ये देखना हिंज से ये F1 कहाँ पे काम कर रहा है और हिंज से F2 कहाँ पे काम कर रहा है, तो हमें वो चीज़ें देखनी है, ठीक है। तो जो F1 काम करेगा अपना, आप ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर मिड पे काम करेगा, ठीक है। मिड पे काम करने का मतलब क्या है भाई, यहाँ से जो डिस्टेंस है ये इसकी साइड है, साइड के आधे पर 2/2 मतलब 1 मीटर की डिस्टेंस पे F1 काम करेगा। और यहाँ से हम इसकी बात करेंगे, ये बॉटम है ना, तो ये बॉटम से h/3 पे काम करेगा कुछ इस टाइप से। तो F1 इंटू 1 और F2 इंटू h/3 आपको यहाँ पर करना है। तो आप यहाँ से देख सकते 4s-1 इंटू गामा W x s-1 इंटू द गामा W x/3। तो s-1 आपका कट जाएगा, गामा W से गामा W भी कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4×3 12, तो 12 इक्वल टू द x², ठीक है। तो जब आप इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे तो 2√3 आपको यहाँ पर करना होगा x इक्वल टू, ठीक है। तो x इक्वल टू 2√3 आएगी वैल्यू, तो वही आपको यहाँ पर क्लिक करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। देखिए द नेसेसरी एंड द सफिशिएंट कंडीशन फॉर द सरफेस टू बी कॉल्ड एज द फ्री सरफेस। देखिए सरफेस को फ्री सरफेस कहने के लिए नेसेसरी कंडीशंस कौन सी हैं। देखिए नो टेंसाइल, नो स्ट्रेस शुड बी एक्टिंग ऑन इट, कोई भी स्ट्रेस नहीं इस पर एक्ट कर रही हो। टेंसाइल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन इट मस्ट बी 0, टेंसाइल स्ट्रेस इसमें 0 हो। शियर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन इट मस्ट बी 0, नो पॉइंट ऑन इट शुड बी अंडर एनी स्ट्रेस। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ से हम स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस की तो बात नहीं करें, हम यहाँ पर डायरेक्टली शियर स्ट्रेस की बात करेंगे। शियर स्ट्रेस उस पॉइंट पर 0 होनी चाहिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ट्रेंगुलर गेट with a base of the 2 meter width and a height of the 1.5 meter lies in the vertical plane. The top vertex of the gate is 1.5 meter below the surface of a tank which contains oil of the specific gravity 0.8. Considering the density of water and the acceleration due to gravity the 1000 kg per meter की and the 9.81 सब कुछ given है. The hydrostatic force exerted by the oil on the gate is, एक ट्रेंगुलर गेट है जिसका बेस कुछ ये दे रखा है और हाइट आपको कुछ ये दे रखी है। आप यहाँ पर कुछ डायग्राम्स को देखिए। देखिए ये कोई ट्रेंगुलर गेट है, ट्रेंगुलर गेट है। ये देखिए ये कोई गेट दे रखा है जिसका साइज़ कुछ ट्रेंगुलर है और फ्री सरफेस से 1.5 मीटर की डेप्थ पे है, ठीक है। तो आप कुछ ये भी देख सकते हैं कि इसका बेस कितना है, बेस कुछ 2 मीटर है, इसका हाइट 1.5 मीटर है और यहाँ पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है ड्यू टू द ऑयल, तो हम वही कैलकुलेट करना है प्रेशर फोर्स, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा भाई, हमें इस सिचुएशन में हम फोर्स तो कैलकुलेट कर लेंगे,
फोर्स का फार्मूला क्या होता है? फोर्स का फार्मूला आप जानते होंगे कि रो जी ए एच बार, ठीक है, रो जी ए एच बार या एक्स बार कह सकते हैं। तो एच बार हमें कैलकुलेट करना है, तो एच बार देखिए कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, ये 1.5 मीटर तो दे रखा है, इसकी कोई बात ही नहीं है। तो हमें इस सिचुएशन में इस जो है ट्रेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर से कैलकुलेट करना है। ऊपर से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, 2/3 इंटू एच, बस वही करना है। तो 2/3 इंटू एच की वैल्यू कितनी, 1.5। तो आप यहाँ से देखेंगे 2 और 2 से 2 1 बचेगा, तो 1.5 प्लस 1 कितना, 2.5 हो जाएगा। तो वही आ गया अपना 2.5। तो एक्स बार की वैल्यू आ गई अपनी 2.5। तो यहाँ से अगर आप इस त्रिभुज के एरिया की बात करेंगे तो 1/2 इंटू द 2 ये हो जाएगा बेस, और हाइट हो जाएगा 1.5, ठीक है। तो आपको ये वैल्यू ले लेनी है। और डेंसिटी ऑफ द आयल, इसने कुछ बोला होगा, डेंसिटी ऑफ आयल दे रखा है 0.8 स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है, तो वहाँ पर हम आयल की डेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे ना। आयल की डेंसिटी हो जाएगी 800.8 में जब हम 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो हो जाएगा 800। आप देख सकते हैं 9.81 से मल्टीप्लाई, और एच बार की वैल्यू आ जाएगी 2.5 और एरिया आ जाएगा। तो यहाँ से जब आप इसकी मल्टीप्लाई करके जो भी निकालेंगे वो आएगी 29.43 किलो न्यूटन। दिस इज़ द फोर्स। तो बस जो आएगा हमें वही लिख देना था यहाँ पर 29.43 किलो न्यूटन। ओके, आप देख रहे हो ये क्वेश्चन कितना आसान था, और आपको कुछ नहीं, आप जैसे ये थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ते पढ़ते ही आपको क्वेश्चन का सलूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सेक्टर गेट इज प्रोवाइडेड ऑन द स्पिलवे। इस गेट का सेक्टर हमने स्पिलवे पर लगाया हुआ है, ठीक है। फिगर में दिखा रहा है, एज्यूमिंग द जे इक्वल टू द 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रिजल्टेंट फोर्स पर मीटर लेंथ हमें कैलकुलेट करना है। पर मीटर लेंथ ऑन द गेट हमें कैलकुलेट करना है, क्या क्या कैलकुलेट करना है, रिजल्टेंट फोर्स। तो आप देख सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स हमें कैसे कैलकुलेट करना होगा। ये देख सकते हैं आप कि ये कोई डैम है या ये कोई स्पिलवे है। स्पिलवे के ऊपर ये कुछ हमने गेट लगा रखा है इस टाइप से, ठीक है। गेट लगा रखा है और ये 30 डिग्री का ये इंक्लिनेशन दे रखा है, ठीक है। और ये 5 मीटर इधर से ये इसकी लेंथ दे रखी है, और ये 5 मीटर ये गेट का सेक्टर है। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर हमें इसमें एफ आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एफ आर की वैल्यू कैलकुलेट हम कैसे करते हैं भाई, ये कर्व्ड सरफेस मिल गया, फिर से आपको एफ एच का स्क्वायर प्लस एफ वी का स्क्वायर, और इसका अंडर रूट निकाल देंगे तो हम इसका रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। तो देखिए, तो ये क्या है, कर्व्ड सरफेस है, हमें इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स कैलकुलेट करना होगा और वर्टिकल फोर्स कैलकुलेट करना होगा। तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो फिर आप यहाँ पर ये डायग्राम देख रहे हैं, और हमें इसमें एफ एक्स कैलकुलेट करना। एफ एक्स का फार्मूला क्या था, रो जी एच बार इंटू ए बी, ठीक है। वर्टिकल में जो एरिया आएगा हम वो लेना है, और एच बार। तो देखिए इस सिचुएशन में एच बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए ये पूरा का पूरा आपको 2.5 मिल रहा है, ये पूरा का पूरा आपको 2.5 5 मिल रहा है, ठीक है। अब हम हॉरिजॉन्टल फोर्स कुछ इस टाइप से काम करता है, इस टाइप से काम करता है। तो जब हम इसको देखेंगे ना, ये यूनिट विड्थ का हमें रेक्टेंगल नज़र आएगा, ठीक है। यूनिट विड्थ का जब हमें रेक्टेंगल नज़र आएगा तो इस तरह से कोई भी डायग्राम हो आपके पास सेक्टर वाला, तो आप उसको बहुत ही आसानी से डील कर पाएंगे। अब देखिए एच बार की वैल्यू, हमें ये यूनिट विड्थ का भाई रेक्टेंगल नज़र आ रहा था, तो हमने इसमें देखा फोर्स मार के, तो हमें इसका आधा जो 5 मिल रही थी, 5 का आधा 2.5 मिला है, ठीक है। और जब हम इसके एरिया की बात करेंगे तो 5 इंटू बी इंटू एच होता है ना, तो एच अपना 5 हो जाएगा, बी की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो बस हमने वही किया है, रो की वैल्यू ली है, जी की वैल्यू ली है, और 5/2 इंटू द 5 इंटू 1 किया है, तो 125 किलो न्यूटन पर मीटर पर यूनिट विड्थ हमको मिल गया है ये वैल्यू। अब देखिए ओके, अब देखिए हमें एफ वाई कैलकुलेट कर लेना है। एफ वाई कैलकुलेट करेंगे, रो जी एफ वाई मतलब क्या है, एफ वर्टिकल। वर्टिकल फोर्स क्या है भाई, यूनिट वेट ऑफ द वाटर इनटू द कर्व्ड सरफेस। तो देखिए रो जी इनटू द
बी क्रॉस बायलूम। ठीक है, अब देखिए बायलूम हमें इसमें कैलकुलेट करना होगा। बी क्रॉस कितना बायलूम होगा, बस जो इंसान इस वाले डायग्राम में बायलूम कैलकुलेट कर पाएगा वही इस तरह के क्वेश्चंस को डील कर पाएगा आसानी से। तो ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर इसका जब आप बायलूम कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या होगा, बी इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाई 6 माइनस 1/2 5 इंटू 5 cos 30 5 cos 30। ओके, तो आपको ये वाला पूरा स्टेप याद रखना है कि पाई डी स्क्वायर बाई 6 क्योंकि ये सेक्टर है। ठीक है, ये सेक्टर है, सेक्टर का एरिया कैसे कैलकुलेट होता है तो वो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो पाई डी स्क्वायर बाई 6 माइनस 1/2 आपको ये ट्रेंगल मिल गया है। तो ट्रेंगल किस टाइप का भाई है, ये ट्रेंगल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे इसमें आपको बेस तो पता चल गया है, बेस तो अपना इतना ही है। लेकिन जब आप इस हाइट की बात करेंगे, यहाँ से जब आप ये हाइट देखेंगे तो हाइट में आप क्या करेंगे कि आपको यहाँ से ये लग रहा है ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण यहाँ से आप लिखेंगे तो आप आधार निकालें तो कर्ण की से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कर्ण क्या 5 cos 30 आ जाएगा। तो ये आधार, तो ये इसका आधार कह सकते हैं या फिर इसका जो हाइट आ जाएगा वो 5 cos 30 आ जाएगा यहाँ पर। और आप इस सारी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद जो भी वी क्रॉस की वैल्यू आएगी वो कुछ ये आएगी और आप एफ वाई यहाँ से बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, और जब आपको एफ वाई की वैल्यू पता चल गई, एफ एक्स की वैल्यू पता चल गई है तो आप यहाँ से उनका स्क्वायर करके अंडर रूट निकालेंगे तो आपको 127.03 किलो न्यूटन इसकी वैल्यू मिल जाएगी। 127.03 किलो न्यूटन पर मीटर इसकी आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ पाया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन द इंक्लाइंड मैनोमीटर shown in the figure below the reservoir is large its surface may be assumed to remain at a fixed elevation. A is connected to the gas pipeline and the deflection noted on the inclined glass tube is the 100 mm। inclined glass tube में जो deflection measure किया गया है वो 100 mm। assuming that theta equal to the 30 degree the manometric fluid as IL विद स्पेसिफिक ग्रेविटी द 0.86 प्रेशर एट ए। तो हमें ए पॉइंट पे प्रेशर कैलकुलेट करना है, हमें ए वाले पॉइंट पे प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो कितना होगा, ठीक है, तो यहाँ से आपको देखना होगा टोटल प्रेशर एट ए विल बी इक्वल टू द प्रेशर एट द सरफेस ऑफ मैनोमीट्रिक फ्लूइड बिकॉज अबव द सरफेस द गैस पाइपलाइन इज कनेक्टेड। जो ऊपर के सरफेस है गैस पाइपलाइन से कनेक्टेड है, जो वहाँ पर होगा वही वहाँ पर होगा। जो मैनोमीट्रिक फ्लूइड में होगा वही तो वहाँ पर होगा। तो मैनोमीट्रिक फ्लूइड के सरफेस पे हमें प्रेशर कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, तो वो हमें कैलकुलेट करने के लिए देखिए प्रेशर एट ए तो 100 sin 30 हमें लगाना होगा। क्यों लगाना होगा उसके लिए भी आपको ये चीज़ देखनी होगी। देखिए तो यहाँ तक ये वाटर भरा हुआ है तो हमें ये चीज़ कैलकुलेट करना ही होगी, ये डेप्थ। तो ये डेप्थ हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, तो ये हमें थीटा नज़र आ रहा है तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन 30 इक्वल टू द क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमें ये कैलकुलेट करना, ये डिस्टेंस तो हमें के से इसमें मल्टीप्लाई करनी होगी। तो के की वैल्यू 100 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ओके, तो ये वैल्यू जो भी है आप देख सकते हैं वो आ जाएगी 50 mm। और इसी तरह से आपको वो भी फार्मूला पता है कि S1H1 इक्वल टू द S2H2 मैनोमीट्रिक फ्लूइड इंक्लाइंड मैनोमीटर जहाँ पर आता है वहाँ पे हम S1H1 इक्वल टू द S2H2 लगाना होता है। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त कि यहाँ पर ये कोई दूसरा फ्लूइड है
और यहाँ पर ये दूसरा फ्लूइड है, ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड है और ये इस साइड में दूसरा फ्लूइड है। तो हमें इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों में रिलेशन बनाना होगा। तो H1 इक्वल टू द H2 लगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कौन सा फ्लूइड दे रखा है। मैनोमेट्रिक फ्लूइड इज आयल विद स्पेसिफिक ग्रेविटी दिस। ठीक, एक पाइपलाइन है जिससे कनेक्टेड है और हमें वाटर के रेस्पेक्ट में ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। वाटर के रेस्पेक्ट में तो 0.86 इंटू द 50 और दूसरा है फ्लूइड अपना वाटर इंटू H2 करना होगा। तो आप इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 43 mm ऑफ द वाटर। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। फॉर द बॉडी कम्प्लीटली समझड इन अ फ्लूइड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी G, द सेंटर ऑफ बायोन्सी O आर नोन, द बॉडी इज कंसिडर्ड टू बी द स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ। स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगी बॉडी? आप देख सकते हैं समझड बॉडी है। ठीक है, कौन सी बॉडी? समझड बॉडी है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगी? सेंटर ऑफ बायोन्सी आप देख सकते हैं O है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी G है। तो O डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, G कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, O लाइज बिलो द G, O लाइज अबव द G। तो यहाँ से आपको देखना होगा कि जो सेंटर ऑफ बायोन्सी होता है वो होना चाहिए अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ए कम्प्लीटली समझड बॉडी विल बी इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन GC मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज बिलो द सेंटर ऑफ बायोन्सी। इट विल बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन व्हेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज अबव द सेंटर ऑफ बायोन्सी। व्हेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ बायोन्सी देन बॉडी विल बी इन द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आपको देखिए यहाँ पर तीनों पॉइंट मिल गए हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, अगर सेंटर ऑफ बायोन्सी लाइज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगी। वो लाइज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो ये हो जाएगी कौन सी? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और आप देख सकते हैं G कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, तब ये सिचुएशन क्या हो जाएगी भाई? तो ये सिचुएशन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम और ये वाली होगी ही नहीं। तो यहाँ से हमें क्या पूछा? हमें यहाँ से स्टेबल इक्विलिब्रियम पूछा, तो यहाँ से ऑप्शन D करेक्ट रहेगा। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए समझड बॉडी में सेंटर ऑफ बायोन्सी ऑलवेज ग्रेटर देन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ अ स्मॉल कंक्रीट ट्यूब इज समर्ज्ड डीप इन द स्टिल वाटर इन सच अ वे दैट द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन ऑल फेसेस ऑफ द क्यूब इज P, देन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप्ड इनसाइड द क्यूब इज। तो देखिए, एक कंक्रीट का क्यूब है, कुछ इस तरह से रखा हुआ है, समर्ज्ड डीप इन द स्टिल वाटर में ये ऊपर से कोई वाटर है। ठीक है, इस तरह से इसमें ये गहरे में रखा हुआ है, समुद्र में अगर कह सकते हैं। और ये कंक्रीट का क्यूब है और ये पूछ रहा है कि भाई मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होगा। तो आपको मालूम होगा, आपने हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ी होगी, नहीं तो आप पास्कल्स लॉ के थ्रू जानते हैं। द प्रेशर इंटेंसिटी विल बी सेम इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, इफ फ्लूइड इन द स्टैटिक कंडीशन, फ्लूइड यहाँ पर स्टिल वाटर मतलब स्टैटिक फ्लूइड है, तो इसमें जो फोर्स एक्सर्ट होगा, जो प्रेशर इंटेंसिटी होगी ना, वो हर एक डायरेक्शन में क्या होगी? हर एक डायरेक्शन में सेम होगी। ठीक है, सेम क्वांटिटी में होगी। तो यहाँ पर P, यहाँ भी 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 हर जगह पे इसकी वैल्यू P होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फार्मूला क्या जानते हैं? तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फार्मूला हम जानते हैं, टाउ मैक्स इक्वल टू द सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई 2। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू भी P है, सिग्मा एक्स ये है तो इसकी भी वैल्यू P है, और सिग्मा बाई ये है तो इसकी भी वैल्यू P है बाई 2। P में से P गया 0, तो यहाँ पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू इस सिचुएशन में P भी नहीं होगी, P/2 भी नहीं, 2P भी नहीं, तो ये वैल्यू होगी यहाँ पर इसकी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो आज की वीडियो हमने बस इतने ही क्वेश्चंस कवर किए हैं।